चुनावी यात्रा में हरियाणा में हैं और हरियाणा में मुलाकात हुई है चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव से। योगेंद्र जी, मैं आपकी एक भाषण सुन रहा था, अभी आपकी एक सभा चल रही थी। आप राजशाही की बात करते हैं, आप सामंतवाद की बात करते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए। पहली बात तो भाई मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई चुनाव विश्लेषक नहीं हूं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते बोल रहा हूं, क्योंकि क्या होगा बाद में लोग कहेंगे लो जी एक पार्टी का आदमी है, आप उसको चुनाव विश्लेषक बता रहे हो, आपके सर पे वो लोग डालेंगे, है ना। मैं एक कार्यकर्ता हूं जो खुल के इस चुनाव में एक भूमिका लिया हूं और उस भूमिका के तहत मैं बात कर रहा हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि राजशाही और कांग्रेस का समर्थन ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ता है, राजशाही का विरोध। मैं हर किस्म की राजशाही का विरोध करता हूँ, हर किस्म की सामंतशाही का विरोध करता हूँ। जो पार्टी राजशाही और सामंतशाही को सिद्धांत बनाती है, मैं उसका विरोध करता हूँ। मेरी पार्टी है स्वराज इंडिया। हम लोगों का सिद्धांत है समता का, न्याय का, सामाजिक न्याय का, स्वराज का। आज की परिस्थिति में हमारी समझ है कि इस देश की बुनियाद पे हमला हो रहा है, देश पे हमला है, संविधान पे हमला है और इस देश के लोकतंत्र पे हमला है। इसलिए हमारी आपात धर्म आज ये है कि बाकी सब बातों को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र और देश बचाने के लिए काम करो। आज लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला है बीजेपी का। आज इस देश को रूस के रास्ते पे ले जा रहे हैं। ऐसे में अपनी तमाम बातों को साइड पे रखते हुए हमने ये तय किया है कि आज बीजेपी को हराने का काम जो कर रहा है, और वो कर रहा है इंडिया अलायंस जो समर्थ है, तो हमने कहा है मुख्य धारा की जो पार्टी आज बीजेपी का प्रभावी मुकाबला कर रही है, हम उसका समर्थन करेंगे। गुड़गांव में इसका मतलब है कि हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे, उत्तर प्रदेश में मतलब है हम सपा का समर्थन करेंगे, बंगाल में हम टीएमसी का समर्थन करेंगे। हमारी एक सैद्धांतिक भूमिका है, हम उसको लेके साथ में खड़े हैं। योगेंद्र जी, सवाल का जवाब आया नहीं। राजशाही और सामंतवाद का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं बार बार, उसका जवाब नहीं आया। हाँ, मैंने कहा ना, यहाँ पे इस इलाके में पिछले 60-70 साल से मोटे तौर पे मान लो एक परिवार राज कर रहा है, अहंकार से राज कर रहा है। यहाँ के सांसद लोगों से सप्ताह में एक दिन मिलते हैं, एक दिन उनका टाइम है लोगों से मिलने का। कोठी पे चले जाओ, दरवाजा नहीं खुलता कोठी का लोगों से मिलने के लिए। और वो कहते हैं, 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि चुनाव तो मैं रेवाड़ी गुड़गांव से जीत जाऊंगा, तुम लोगों ने देना है तो देख लो। ये जो अहंकार है, इसे मैं बोलता हूं राजशाही। और ये राजशाही और सामंतवाद टूटना चाहिए। किसी और पार्टी का भी अगर ये अहंकार, राजशाही, सामंतवाद लोगों से ना मिलना हो, बिल्कुल टूटना चाहिए। अगर कोई कांग्रेस वाला हो, उसका भी टूटना चाहिए। योगेंद्र जी, एक चीज तो आप मानते होंगे कि राजनीति में वही आदमी सफल है जिसको जनता वोट देती है। 60 साल से गुरुग्राम की जनता अगर उनको वोट देकर चुनाव जिता रही है, तो इसमें कहाँ आपको राजशाही और कहाँ सामंतवाद नजर आता है? यही जिस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, उसी के अगर शीर्ष नेतृत्व को देखें, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके गांधी परिवार का वर्चस्व हो रहा है कांग्रेस पार्टी पे। इस पे खामोश क्यों हो जाते हैं फिर आप? आपको कैसे लगा मैं खामोश हो गया? मैं तो खुल के बोलता हूँ और मैंने जितना कांग्रेस के बारे में बोला है उतना शायद अभी तक आपने नहीं बोला होगा, आपकी उम्र मेरे से थोड़ा कम है। बहुत कम है। तो बोलता हूँ। आज तक किसी ने मेरे को ये तो नहीं बोला कि मैंने कांग्रेस के बारे में नहीं बोला। और मैं तो आज अपने भाषण में बोल रहा था कि जिस तरह से 1977 में कांग्रेस को हराना इस देश के लिए जरूरी था, सुना ना आपने? मैं तो आज बोल रहा हूँ अपने भाषण में। मेरे को क्या है, किसी पार्टी से नहीं बंधे भाई, दल से नहीं, देश से बंधे हैं। देश की जिस वक्त जो जरूरत है वो सवाल उठाते हैं, खुल के उठाते हैं। और इसलिए जो कोई भी सही और गलत बात है उसको मैंने हमेशा उठाया है। आपने कहा 60 साल से वो परिवार सफल है, सफल तो है, मैं कहाँ इंकार कर रहा हूँ कि सफल है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये राजशाही है, ये लोकतंत्र का स्वभाव नहीं है।
7 दिन में एक बार जनता को मिलना ये कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अपने लोगों को ठीक तरीके से बात ना करना, लोगों को ये कहना कि तुम्हारे वोट के बगैर मैं जीत जाऊंगा, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। वो 10 इलेक्शन और जीत जाएं फिर भी मैं विरोध करूंगा, क्यों नहीं, मेरा हक है। ये भी लोकतंत्र का अधिकार है ना मेरा कहने का। तो गलत को मैं गलत बताता हूँ, सही को सही बताता हूँ। चलिए, जो राज बब्बर जी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैं 2 दिन से यहाँ गुरुग्राम में घूम रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि भारी प्रत्याशी है। समझ में ये नहीं आता कि 25 लाख की आबादी से ज़्यादा गुरुग्राम की आबादी है लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ कांग्रेस पार्टी को 25 लाख में से कोई एक व्यक्ति नहीं मिला। वो योगेंद्र यादव भी हो सकते थे, वो कोई और भी हो सकता था। क्यों बाहर से आयात करना पड़ा? योगेंद्र यादव तो कतई नहीं हो सकते थे, क्योंकि योगेंद्र यादव की पार्टी ने लिख के 2 वर्ष पहले फैसला लिया था, और लिखने वाला मैं ही था, कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक हम केवल राष्ट्रीय संकट के निवारण का काम करेंगे, और जो कोई पार्टी इस देश में, मुख्य धारा की जो पार्टी इस देश में लोकतंत्र बचाने का में समर्थ होगी, हम उसको समर्थन देंगे। तो मेरा तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता था। और दूसरी बात, मेरे लिए ये एमपी का चुनाव है नहीं, मेरे लिए ये पीएम का भी चुनाव नहीं है। मैं तो इसे संविधान सभा के चुनाव की तरह देखता हूँ। मेरे लिए, और इसलिए मैं तो बताया ना आपको, 2 बार बता चुका हूँ कि मेरे लिए इस वक्त देश का लोकतंत्र, संविधान और इस देश की बुनियाद खतरे में है। मेरे लिए ABCD जो कैंडिडेट हो, इसका कोई महत्व नहीं है। संयोग ये है कि राज बब्बर जी बहुत बढ़िया इंसान हैं, सिद्धांत पे कायम है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर हुई, सब लोग छोड़ छोड़ के भाग गए। राज बब्बर ने वो लाइन ज्वाइन नहीं की, अपने सिद्धांत पे खड़े रहे, और आज अगर गुड़गांव में आके काम करते हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो काम करना चाहते हैं नहीं। जैसे आप आके मेरे पास गुड़गांव के सवाल पूछ रहे हो, आपकी पैदाइश गुड़गांव में हुई नहीं हुई, आप अलवर से आए हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप गुड़गांव के लोगों का दुख दर्द सुन रहे हो, उनकी बात पूछ रहे हो, आपके सवाल महत्वपूर्ण है, आपकी पैदाइश मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। योगेंद्र जी, कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आप बार-बार संविधान बचाने की बात करते हैं, बार-बार आरक्षण बचाने की बात करते हैं, और भी कई जो ऐसे मुद्दे जिनका सामाजिक जो सरोकार है, आदमी का आम जो जीवन है, जैसे रोजगार की बात आप नहीं कर रहे हैं, खेती किसानी की बात आप करते हैं, लेकिन रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। आप मुद्दों को वहां लेके जा रहे हैं जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है। आप लगता है मेरा भाषण सुन नहीं पाए, व्यस्त रहे होंगे। आज की सभा में एक नहीं 3 लोग बोले बेरोजगारी के सवाल पे, मैं बोला बेरोजगारी के सवाल पे, और बेरोजगारी का सवाल को तो मैं नंबर 1 से शुरू करता हूँ। आज की सभा में मैंने कहा आप सुन नहीं पाए होंगे, मैंने सवाल उठाया था कि मोदी जी ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने 10 साल में 2 करोड़ नौकरी दी क्या? 10 साल में दी तो दिखा दो। आपने तो सरकार में, केंद्र सरकार की नौकरियों में 20 लाख नौकरियां कम कर दी हैं। ये सवाल मैं उठा रहा हूँ, ये सवाल युवा उठा रहे हैं, अग्निवीर का सवाल उठ रहा है। आपने इस देश की आर्मी को कमज़ोर कर दिया, नवयुवकों के रास्ता अंधकारमय कर दिया। ये वास्तव में इस देश का सबसे बड़ा सवाल है जो हम सब उठा रहे हैं, और उसकी वजह से इस चुनाव में हुआ ये है कि जनता ने अब ये कहना शुरू किया है कि अब भाई मोदी मोदी करके आप सवालों के ऊपर ढक्कन नहीं लगा सकते, अब तो सवाल उठेंगे और सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और जब ये सवाल उठ रहे हैं, महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, किसान का सवाल, नारी की सुरक्षा का सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए अब लोगों को बहकाने के लिए अब हिंदू मुसलमान शुरू कर रहे हैं। तो मैं तो ये सवाल उठाता हूँ, आपने हमारा पर्चा नहीं देखा, शायद मेरी जेब में होगा, हमारा पर्चा ही बेरोजगारी के सवाल पे है ना। हम मुख्य उन बातों लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को कैसे बदल देगी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि तमाम जो मीडिया चैनल है, प्रधानमंत्री मोदी को इस पे सफाई देनी पड़ रही है। जितने भी उनके इंटरव्यूज़ मैंने देखे, अब तो लगभग वो पहले तो दे नहीं रहे थे, लेकिन अब वो तमाम टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं, और पत्रकार उनसे पहला सवाल यही करते हैं कि साहब संविधान बदलने की बात की जा रही है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि किस तरीके से बदल देंगे। अब उनके मन में एग्जैक्टली क्या रणनीति है, वो तो मोदी जी जिस दिन आपको इंटरव्यू दें आप ज़रूर पूछ लेना। मेरे को जो चीज़ समझ आती है वो ये है
कि बीजेपी और आरएसएस को पहले दिन से इस देश का संविधान मंजूर नहीं था। नागपुर में उन्होंने कभी तिरंगा झंडा नहीं लगाया। पहले दिन से बीजेपी की पत्रिकाओं में लिखा जाता था, जनसंघ उन जमानों में होती थी कि ये विदेशी संविधान है। और इनके प्रधानमंत्री के करीबी लोग खुल के कह रहे हैं कि संविधान को बदलना चाहिए। इनकी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कह रहे हैं कि बदलना चाहिए। इनके 5 कैंडिडेट बोल चुके हैं कि बदलना है हमें संविधान। तो भाई इसके बाद संदेह की क्या गुंजाइश बच जाती है? प्रधानमंत्री को सफाई तो अब देनी पड़ रही है, मुंह से तो बोलने की हिम्मत नहीं है कि बदलेंगे, क्योंकि सारे काम चोर दरवाजे से करते हैं। क्या बदलेंगे मैं आपको अनुमान लगा सकता हूं, बाकी असली तो इनकी रणनीति अंदर से पता होगी। नंबर 1, वन नेशन वन इलेक्शन की स्कीम के तहत वन पार्टी वन लीडर का राज स्थापित करेंगे। नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स इस देश के अंदर कम करेंगे। नंबर 3, फेडरल सिस्टम, राज्यों के जो अधिकार हैं हमारी संघीय व्यवस्था में, वो कम करेंगे। नंबर 4, यहाँ पे कोई ना कोई एक समुदाय के बोलबाले का, इस देश का जो सेकुलर चरित्र है उसको खत्म करेंगे। ये बीजेपी खुल के कहती रही है इन सब बातों पे। और सामाजिक न्याय का जो ढांचा इस देश में है, उस ढांचे को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये मनुवादी पार्टी है, ये हमेशा सवर्ण अधिपत्य की पार्टी है, और वो काम करेंगे। केजरीवाल आपके साथी रहे हैं, आप एक ही आंदोलन से उभर के आए थे, हालांकि वो अपना काम कर रहे थे, आप अपना काम कर रहे थे। केजरीवाल को जिस तरीके से जेल में डाला, फिर उनकी रिहाई हुई, जेल में डालना गलत था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी। मुझे इस चीज़ पे भी हल्की सी आपत्ति ये है कि इस तरीके से अगर जमानत मिलने लगी, क्योंकि इससे पहले इतिहास में किसी भी नेता को या कोई स्टूडेंट अगर कोई एग्जाम के टाइम पे तैयारी करना चाह रहा है, उनको इस तरीके के राइट क्यों नहीं मिलते, किसी नेता को क्यों मिला ये? पहली बात तो कि केजरीवाल मेरे सहयोगी नहीं हैं। पहले थे। पिछले 8 साल से मैं उनसे अलग हूं और उनकी पार्टी का विरोध कर रहा हूं। लेकिन लोकतंत्र के लिए आस्था बड़ी है। ये जो बात कांग्रेस के बारे में लागू होती है, वो केजरीवाल पे भी लागू होती है। लोकतंत्र की आस्था बड़ी है, और जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया वो हर तरह से गलत था। तो अगर एक गलत काम को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, मैं तो इसका स्वागत ही करूंगा। जो बेसिक नियम है वो ये है कि बेल इज द रूल, जेल इज नॉट द रूल। हर व्यक्ति को जमानत मिलना अधिकार होना चाहिए, और केवल अपवाद स्वरूप केसेस में ही आपको केस का जजमेंट होने से पहले जेल में रखना चाहिए। तो हर एक को मिलनी चाहिए। किसे नहीं मिलनी चाहिए? केवल 2 शर्तें हैं। पहला, जो कि भाग जाएगा, भगौड़ा होगा, और दूसरा जो कि बाहर निकल के गवाहों को दबा रहा है, गवाहों पे असर डालेगा, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेगा। केजरीवाल पे दोनों बातें लागू नहीं होती, इसलिए उनको मिलनी चाहिए थी। केजरीवाल ही नहीं, सैकड़ों और लोगों को मिलनी चाहिए। लाखों साधारण लोग जो बिना छोटी मोटी बातों के जेल में डाले जाते हैं, उन सबको जमानत मिलनी चाहिए। बिना जजमेंट के लोगों को जेल में डालना संविधान क्या मखौल है। किसको नहीं मिलनी चाहिए? रेवन्ना को नहीं मिलनी चाहिए, जिसको मिल गई है। और जो बाहर निकल के उन औरतों को अब धमकाएगा, उनके परिवारों पे प्रेशर डालेगा, जिनका यौन शोषण किया, उनको अब दबाने का काम करेगा, एविडेंस डिस्ट्रॉय करेगा, ऐसे आदमी को नहीं मिलनी चाहिए। आप उसका विरोध करें तो मैं समझता हूँ। किसी भी समझदार नागरिक को कभी भी जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए किसी भी केस में, जब तक ये शक ना हो कि ये तो भाग जाएगा या ये आके गवाहों को धमकाएगा। ये दोनों बातें केजरीवाल पे लागू नहीं होती हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि वो बाहर हैं। मैं तो चाहता हूँ हेमंत सोरेन भी बाहर आए, मैं चाहता हूँ मनीष सिसोदिया भी बाहर आए। आइए, जनता के बीच में आइए, अपनी बात रखिए। जनता पसंद करेगी, जीतेंगे हारेंगे। कोर्ट कचहरी पुलिस के थ्रू इलेक्शन जीतने की कोशिश करना बिल्कुल बदमाशी है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, क्या अनुमान है आपका कि कौन कौन सी सीट इंडिया अलायंस जीत के जा रहा है यहाँ से? एक एक सीट का हिसाब तो मैं नहीं लगा सकता, इतना तो मैं एक ज़माने में करता था, अब तो मैं ये काम नहीं करता हूँ। मगर जब ये चुनाव शुरू हुआ, कोई 6 महीना पहले जब बिसात बिछनी शुरू हुई, तो लोग कहते थे भाई रोहतक ही है बस कांग्रेस के पास, बाकी तो सब पे
कांग्रेस को स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब चुनाव की घोषणा हुई तब तक लोग कह रहे थे कि नहीं 4 सीट तो आ जाएंगी, रोहतक, सोनीपत, सिरसा और हिसार। जब नामांकन की स्थिति आई तब तक ये था कि भाई अब बीजेपी कौन कौन सी सीट बचा पाएगी। आज की स्थिति में 6 सीटें तो कांग्रेस स्पष्ट रूप से आगे है और बाकी चारों में लड़ाई में है। ये गुड़गांव जहां पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, रेवाड़ी में, ये भी उन 4 में शामिल है, 6 में नहीं है। लड़ाई उन 4 में भी हो रही है और आज तो लोग ये पूछ रहे हैं कि खट्टर जी करनाल में इलेक्शन जीत पाएंगे कि नहीं। 6 लाख के मार्जिन। आपको क्या लगता है क्या रहेगा? मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता भाई। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 लाख से जीती हुई सीट के अंदर अगर वो संघर्ष में है तो आप समझ लीजिए पूरे देश में क्या हो रहा है। फिर तो समझ ही आ गया ना, जीते हारे इसका मतलब है देश में उसके खिलाफ लहर है, आंधी है। पूरा हरियाणा में इलेक्शन पलट गया है। मैं तो कहता हूं कि इस देश में तानाशाही लड़खड़ा रही है और लड़खड़ाती तानाशाही को एक आखिरी धक्का देने का काम यहां से किया जाएगा। क्या कारण है कि चुनाव आपको पलटा हुआ नजर आ रहा है जबकि बीजेपी आश्वस्त है? अब बीजेपी कहीं आपके सामने माइक पे आके थोड़ी बोलेगी कि आश्वस्त नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान से नहीं लग रहा कि ये घबराए हुए हैं, बिल्कुल अंट-शंट बातें कर रहे हैं। तो तभी होता है जब घबराए हुए हों। तो प्रधानमंत्री तो घबराए हुए हैं, बीजेपी तो आश्वस्त कतई नहीं है। लेकिन जनता के बीच में जाइए, मैं आपसे आमंत्रित करता हूँ, आप यहाँ पे आए हो, आप ऐसा करना, इंटरव्यू के बाद बाहर निकलो और 20 लोगों से बात करो जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया हो। उनसे पूछो कि इस बार आप बीजेपी को वोट दोगे। और 20 ऐसे लोगों से बात कर लो जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया, उनसे पूछ लो आप कांग्रेस को वोट दोगे। जवाब आपको मिल जाएगा, मैं क्यों दूं, आप देख लो खुद ही जवाब। सिंपल बात यह है कि बीजेपी के वोट खिसक रहे हैं, बीजेपी के 1/3, 1/4 आधे वोट खिसक रहे हैं। ऑपोजिशन का जो वोटर था वो कहीं नहीं जा रहा, वो आज भी वहीं खड़ा है। अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो खिसक रहा है ना। योगेंद्र यादव जी का दावा है कि हरियाणा से कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पे आगे है, 4 पे कड़ा मुकाबला है और गुरुग्राम भी वही सीट है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी कांटे की टक्कर है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।